गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स में आप सबका स्वागत है। चैप्टर नंबर 1 हमारा कल लास्ट लेक्चर के साथ ओवर हो चुका था। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑयल हाइड्रोलिक्स और न्यूमेटिक्स के अंदर चैप्टर नंबर 2। नाम है उसका सिस्टम कंपोनेंट, हाइड्रोलिक ऑयल्स, फ्लूइड प्रॉपर्टी एंड फिल्टर्स। मतलब हाइड्रोलिक फ्लूइड के पावर सिस्टम के अंदर, मतलब बोल सकते हैं फ्लूइड पावर सिस्टम या फिर हाइड्रोलिक सिस्टम के अंदर यूज होने वाले फ्लूइड, मतलब जो ऑयल यूज होता है सिस्टम के अंदर, हाइड्रोलिक ऑयल, वो उसकी प्रॉपर्टियाँ एंड जो फिल्टर यूज होते हैं लिक्विड को फिल्टर करने के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए, वो हम लोग इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंट्रोडक्शन के अंदर कि जो हाइड्रोलिक ऑयल है, ठीक है, जिसकी मदद से हम लोग पूरे सिस्टम को चलाते हैं, बेसिक मीडियम है एनर्जी ट्रांसफ़र करने का। तो हाइड्रोलिक ऑयल एंड जो फ्लूइड, ऐसा नहीं कि भाई हाइड्रोलिक ऑयल ही यूज़ करना है, आप कोई दूसरा फ्लूइड भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी प्रॉपर्टियाँ क्या होगी, क्लियर। अ हाइड्रोलिक फ्लूइड पावर सिस्टम may be defined as a means of power transmission in which a relatively compressible, ध्यान रखना, relatively incompressible fluid is used as the power transmission या फिर पावर ट्रांसमिटिंग मीडिया। ये जो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड है वो हमारा हाइड्रोलिक फ्लूइड पावर सिस्टम के अंदर एक ट्रांसमिशन मीडियम के तौर पे यूज़ होता है, जो खुद इनकम्प्रेसिबल है, जिसकी मदद से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो भी इन शॉर्ट ऐसा बोला जा सकता है कि जो भी हाइड्रोलिक फ्लूइड पावर सिस्टम में यूज़ होगा उसको हम लोग डिफाइन करेंगे पावर ट्रांसमिशन या फिर पावर ट्रांसमिटिंग मीडिया की तरह, जो खुद कैसा होना चाहिए, इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए। द प्राइमरी पर्पस ऑफ अ हाइड्रोलिक सिस्टम इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर एंड द कन्वर्जेशन ऑफ दिस एनर्जी टू यूजफुल वर्क। हाइड्रोलिक सिस्टम का या फिर हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम के अंदर जो लिक्विड यूज़ होता है उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, ओके भाई, एक जगह से एनर्जी को दूसरी लोकेशन पे यानी दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करना, टू कन्वर्जेशन ऑफ द यूजफुल वर्क, या फिर जो एनर्जी इनपुट हुई है, जो जनरेट हुई है, उसको यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करना। हाइड्रोलिक पावर इज यूजुअली जनरेटेड बाय पंप एंड द एनर्जी जनरेटेड इज कन्वर्टेड टू यूजफुल वर्क बाय हाइड्रोलिक सिलेंडर। फ्लूइड के अंदर जो एनर्जी जनरेट होगी वो हम पंप की मदद से जनरेट करेंगे और वो एनर्जी फ्लूइड की मदद से ट्रांसफ़र होगी और लास्ट में एक हाइड्रोलिक सिलेंडर होगा, वो उसको यूजफुल वर्क के अंदर कन्वर्ट करेगा, जिसको हम लोग एक्ट्यूएटर्स बोल सकते हैं या फिर एंड इफेक्टर। लास्ट में काम करता है, आउटपुट कन्वर्ट करता है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं एंड इफेक्टर और उसको बोला जाता है एक्ट्यूएटर। एक्ट्यूएटर में ज़्यादातर सिलेंडर ही यूज़ होते हैं और वो सिलेंडर दो तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर और एक होता है दूसरा होता है रोटरी। जो एक्ट्यूएटर होता है वो बेसिकली सिलिंड्रिकल शेप में ही होता है, सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट होता है और वो दो तरह के होते हैं, एक होता है लीनियर और दूसरा होता है रोटरी। द ट्रांसमिशन ऑफ दिस एनर्जी इज accomplished बाय मूवमेंट ऑफ द हाइड्रोलिक फ्लूइड थ्रू मेटल ट्यूब और इलास्टोमेरिक होस। अब ये जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी है ना, वो हाइड्रोलिक फ्लूइड की मदद से ट्रांसफ़र होगी। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड को फ्लो होने के लिए ट्रांसमिशन चैनल चाहिए, पाइपिंग सिस्टम चाहिए। तो वो जो पाइप है ना, वो मेटल की होगी, जो ट्यूब से पाइपिंग सिस्टम वो मेटल की होगी, या फिर आप जो वो फ्लेक्सिबल पाइप देखते हैं रबर का, वो है इलास्टोमेरिक होस, समझे, रबर का नहीं होगा, या तो मेटल का होगा या फिर उसका मटेरियल दूसरा होगा
जो फ्लेक्सिबल है वो है इलास्टोमेरिक होस। मटेरियल खास याद रखना, सप्लाई सिस्टम जो होगा हाइड्रोलिक फ्लूइड का वो मेटल का होगा या फिर जो फ्लेक्सिबल होगा वो होगा इलास्टोमेरिक होस। क्लियर? While the control of the power is achieved by means of the valve, आप पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं पावर को वाल्व की मदद से। एज नो हाइड्रोलिक सिस्टम कैन परफॉर्म द असाइन टास्क विदाउट द हाइड्रोलिक फ्लूइड। ठीक है, अगर पूरा सिस्टम बन चुका है तो वो काम नहीं करेगा किसके बगैर? हाइड्रोलिक फ्लूइड के बगैर। हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या है भाई? जैसे अपने शरीर में खून दौड़ता है वैसे ही हाइड्रोलिक सिस्टम में हाइड्रोलिक फ्लूइड दौड़ता है। जैसे हम बिना खून के जी नहीं सकते वैसे ही हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम, हाइड्रोलिक पावर सिस्टम हाइड्रोलिक फ्लूइड के बगैर चल पाएगा नहीं। दिस फ्लूइड इज ऑफ एटमोस्ट इम्पोर्टेंस इन हाइड्रोलिक सिस्टम। जैसे शरीर को खून चाहिए वैसे ही हाइड्रोलिक सिस्टम को हाइड्रोलिक फ्लूइड चाहिए, उसके बगैर वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो बेसिक ट्रांसमिशन मीडियम है for the energy and for the power. The broad task of hydraulic oil can be classified as follow. बेसिक क्या काम है, क्या फंक्शन है हाइड्रोलिक फ्लूइड का, वो आपको नीचे दिखाया गया है थोड़ा डिटेल में। तो सबसे पहला काम है हाइड्रोलिक फ्लूइड का टू ट्रांसफ़र हाइड्रोलिक एनर्जी। आपको हाइड्रोलिक एनर्जी को ट्रांसफ़र करना है तो आपके पास हाइड्रोलिक फ्लूइड होना चाहिए। टू लुब्रिकेट ऑल दी पार्ट्स, सिस्टम के अंदर कंपोनेंट के अंदर फ्लूइड पावर का मशीन है उसके अंदर वह जगह पे चीज़ें क्या होगी? रेसिप्रोकेट होगी, रोटेट होंगी विथ रिस्पेक्ट टू अदर कंपोनेंट, रिलेटिव मोशन क्रिएट होगी तो फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन को कम करने के लिए आपको लुब्रिकेटिंग सिस्टम यूज़ करना पड़ेगा। तो उस सिस्टम के अंदर लुब्रिकेटिंग पर्पस के लिए पार्ट्स को लुब्रिकेट करने के लिए भी आपको हाइड्रोलिक फ्लूइड यानी ऑयल चाहिए। तीसरा है कोरोजन। जब जब मेटल की खुली सरफेस हवा या फिर आसपास की पानी या फिर भेज मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगी, कोरोजन स्टार्ट हो जाएगा। तो हाइड्रोलिक फ्लूइड ऑयल क्या करेगा? तो कि सपाटी की या फिर कंपोनेंट की बाहर की सरफेस के ऊपर पूरा फैल के उस चीज़ को एटमॉस्फेयर से आइसोलेट कर लेगा। ठीक है, मतलब अब कंपोनेंट और एटमॉस्फेयर के बीच में हाइड्रोलिक फ्लूइड आ जाएगा तो डायरेक्ट कांटेक्ट होगा नहीं और कोरोजन होगा नहीं। ओके, टू रिमूव इम्प्योरिटी एंड एब्रेशन, अशुद्धियाँ बाहर के एटमॉस्फेयर की, उसको वो क्या करेगा? रोकेगा, और आएगी तो उसको रिमूव कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा काम होने के बाद रिलेटिवली मोशन, रेसिप्रोकेटिंग, रोटरी, फ्रिक्शन की वजह से जो हीट क्रिएट होती है वो क्या करेगा? इसको डिसिपिएट कर देगा यानी फैला देगा, उसकी जो असर है उसको कम कर देगा, टेम्परेचर लेवल को कम कर देगा। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने देख लिया कि भाई हाइड्रोलिक फ्लूइड क्या है, उसकी प्रॉपर्टियाँ क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट एक ही प्रॉपर्टी है, वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, बाकी तो हम डिटेल में देखने ही वाले हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर मूव करते हैं, टाइप ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड्स। अभी थोड़ा डिटेल में चले जाएंगे, सब्जेक्ट के ऊपर लाइन पे आ जाएंगे कि भाई कौन से तरीके के हाइड्रोलिक फ्लूइड अवेलेबल है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड दैट हैव दी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी। अपनी प्रॉपर्टी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली मार्केट में, कंपनी में, इंडस्ट्री में बहुत सारी जगह पे अलग अलग तरह के हाइड्रोलिक फ्लूइड्स अवेलेबल है। किसके अकॉर्डिंगली? हमको जो प्रॉपर्टी चाहिए उसके अकॉर्डिंगली। इन जनरल, while selecting suitable fluid, a few important factors are to be considered। लेकिन फिर भी अगर आप एक सूटेबल अच्छा सा हाइड्रोलिक फ्लूइड सिलेक्ट करना चाहते हो तो कुछ इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टियाँ है जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, मतलब उसको आपको ध्यान में रखना ही रखना है। पहला है इट इज़ इनकम्प्रेसिबल। समझे? क्लियर? इनकम्प्रेसिबल तो होना ही चाहिए, लेकिन बाकी जो प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं यहाँ पे, इट इज़ कंपेटिबिलिटी विथ सील, बेरिंग एंड अदर कंपोनेंट।
कंपेटिबिलिटी यानी तालमेल, दोस्ती हो जानी चाहिए, घुल मिल जाना चाहिए। तो जो सील है, बेरिंग है और जो अदर कंपोनेंट है उसके साथ वो सेट हो जाना चाहिए। मतलब हाइड्रोलिक फ्लूइड की मदद से आपके सील कंपोनेंट के अंदर जो बेरिंग्स है या फिर जो दूसरे कंपोनेंट है उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, यह भाईचारा बन जाना चाहिए। इट्स विस्कोसिटी एंड एनवायरनमेंट स्टेबिलिटी आर ऑल्सो कंसिडर। देखिए हम सब जानते हैं कि जब जब फ्लूइड गर्म होता है तो उसकी विस्कोसिटी कम हो जाती है। विस्कोसिटी कम जो हो जाने के बाद फ्लूइड हमारा किसी काम का रहता नहीं। दूसरी चीज़ है कि भाई एटमॉस्फेयर जहाँ पे वो सिस्टम काम कर रही है तो उसकी भी बहुत सारी हानिकारक असर सिस्टम और फ्लूइड पे होती है। तो हमको एक ऐसा फ्लूइड सिलेक्ट करना है जिसकी विस्कोसिटी और एनवायरमेंटल स्टेबिलिटी अच्छी हो, चाहे कितनी से व्रस्त कंडीशन क्यों ना हो, चाहे कितना भी टेम्परेचर क्यों ना प्रोड्यूस हो, हाइड्रोलिक फ्लूइड अपनी स्टेबिलिटी और विस्कोसिटी बरकरार बनाए रखे, तभी वो हमारे काम आएगा। ये तो ये दो प्रॉपर्टी आपको सिलेक्शन के लिए बहुत ही काम आने वाली है। अब हम लोग स्विच करते हैं यानी कि मूव करते हैं कि भाई कौन से तरीके के कौन से टाइप्स के फ्लूइड अवेलेबल है। वो बेसिक सबको मालूम है, पेट्रोलियम बेस्ड फ्लूइड यानी ज़मीन से खोद के आप जो क्रूड ऑयल निकालते हो उस क्रूड ऑयल का जो प्यूरिफिकेशन होता है उससे जो आपको अलग अलग लिक्विड मिलते हैं, ठीक है, वो है सारे के सारे पेट्रोलियम बेस्ड फ्लूइड। मिनरल ऑयल आर दी पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल दैट आर दी मोस्ट कॉमनली यूज हाइड्रोलिक फ्लूइड। जो मिनरल ऑयल है जो हम लोग बाइक में डालते हैं, इंजन में डालते हैं, ठीक है, ऐसे जो पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल है वो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला हाइड्रोलिक फ्लूइड है। बेसिकली दे पोसेस मोस्ट ऑफ डिज़ायरेबल कैरेक्टरिस्टिक दैट आर इजीली अवेलेबल एंड इकोनॉमिकल। हमको जो प्रॉपर्टी चाहिए, जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, वो कम पैसों के अंदर सब हमको मिल सकता है। जिसके अंदर मिनरल ऑयल के अंदर, इसके लिए वो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है एज अ हाइड्रोलिक फ्लूइड, क्योंकि सस्ता है, सारी कैरेक्टरिस्टिक और सारी प्रॉपर्टियाँ वो इजीली इसके अंदर अवेलेबल है और वो इजीली मिल भी जाता है लार्ज क्वांटिटी में। इन एडिशन दे ऑफर द बेस्ट लुब्रिकेशन एबिलिटी, लीस्ट कोरोजन प्रॉब्लम एंड आर कंपेटेबल विद द मोस्ट सील मटेरियल। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है तो कि वो हाइड्रोलिक फ्लूइड की तरह तो काम करेगा लेकिन साथ में लुब्रिकेशन यानी कि लुब्रिकेटिंग एक्शन भी अच्छे से प्रोवाइड कर रहा है। कोरोजन का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, कम कोरोजन लगता है और सील मटेरियल और अदर कंपोनेंट के साथ कंपेटेबल भी है। द ओनली मेजर डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस फ्लूइड इज देयर फ्लेमेबिलिटी। एक ही इसका डिसएडवांटेजेस है। क्यों, क्या, तो कि भाई पेट्रोलियम बेस्ड है तो थोड़ा फ्लेमेबिलिटी यानी जलने का, आग लगने का चांस इसके अंदर बढ़ जाता है, क्योंकि पेट्रोलियम बेस्ड है ना, इसमें से पेट्रोल डीजल सब अलग होता है तो थोड़े बहुत मीथेन इथेन के जो गुण है वो इसके अंदर भी आएंगे और इससे क्या होगा तो कि भाई फ्लेमेबिलिटी यानी कि आग लगने के, जलने के चांसेस इसके अंदर ज़्यादा रहेंगे। क्लियर। तो ये थोड़ा नुकसान है, बाकी तो सस्ता और इजीली अवेलेबल है मिनरल ऑयल। दे पोज फायर हजार्ड्स मेनली फ्रॉम द लीकेज। कई बार क्या होता है कि जैसे ही सिस्टम के अंदर से फ्लूइड लीकेज हो गया तो फायर हजार्डियस मतलब आग लगने के और उसके वजह से जो नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा है, स्पेशली जहाँ पे वहाँ पे ऐसी कंडीशन पे कि जहाँ पे हाई टेम्परेचर वाला एनवायरनमेंट हो। फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्री ना, बड़ी सी फर्नेस है, फर्नेस जल रही है, आसपास बहुत ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो रही है, आसपास का टेम्परेचर एनवायरनमेंट है वो हाई टेम्परेचर वाला है और अगर वहाँ पे कोई हाइड्रोलिक फ्लूइड सिस्टम के अंदर से अगर मिनरल ऑयल लीकेज हो रहा है तो हाई टेम्परेचर की वजह से भी
आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन लोगों ने ऐसा बोला है कि अगर आपको मिनरल ऑयल यूज़ करना है हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर, ओके, तो आपको ऑपरेटिंग टेम्परेचर जो है उसका बिलो 50 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा फॉर द गुड कंडीशन। ठीक है, अगर आप हाइड्रोलिक सिस्टम यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर आपका हाइड्रोलिक फ्लूइड अगर मिनरल ऑयल है, तो आप ट्राई कीजिए कि उसका जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस से कम रहे। क्लियर? तभी वो अच्छे से काम कर पाएगा और जो आग लगने के जो फ्लेमेबिलिटी वाले चांसेस है वो कम हो जाएंगे। क्लियर? ये जो मिनरल ऑयल है वो केमिकली स्टेबल है, ठीक है, और एसिड और जो वार्निश है उसके ऊपर कोई भी असर होनी चाहिए नहीं। ऑल डस्ट लीड्स टू दी लॉस ऑफ लुब्रिकेशन कैरेक्टरिस्टिक, इंक्रीज वियर एंड टियर, कोरोजन एंड रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे ही उसकी कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर की वजह से कम होने लगेगी तो वो अपनी लुब्रिकेटिंग कैरेक्टरिस्टिक घुमा देगा, उसकी वजह से कंपोनेंट के अंदर वियर एंड टियर यानी घसारा, घिस जाना, ठीक है, तो कंपोनेंटનો ઘસારો વધી જશે एंड कोरोजन रिलेटेड दूसरे प्रॉब्लम भी शुरू हो जाएंगे। क्लियर? तो इतना ध्यान रखना है कि भाई केमिकली स्टेबल होना चाहिए हमारा मिनरल ऑयल, टेम्परेचर लिमिट बिलो 50 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, क्लियर, और कंपेटिबल होना चाहिए सील और अदर कंपोनेंट के साथ। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे तो कि ये सारी कैरेक्टरिस्टिक लाने के लिए मिनरल ऑयल के अंदर हम लोग कुछ एडिटिव्स डाल देंगे जिससे उसकी केमिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस उसका रिड्यूस हो जाएगा। क्लियर है? फिर जो फॉर्म यानी जो बबल्स क्रिएट करने वाली प्रॉपर्टी है वो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे और जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर लिमिट है वो भी उसका थोड़ा ऊपर चला जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ एडिटिव्स डालते हैं। ठीक है, जैसे वार्निश है, फॉर्म एसिड्स है, वैसा। ओके, अ पेट्रोलियम ऑयल इज स्टिल बाय फार द मोस्ट हाईली यूज्ड बेस फॉर हाइड्रोलिक फ्लूइड। इन जनरल पेट्रोलियम ऑयल हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। पहले से ही जब से हाइड्रोलिक सिस्टम डिज़ाइन हुआ है पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल ही सबसे बेस्ट और सबसे बेसिक तरह के यूज़ हो रहे हैं किसके अंदर, सिस्टम के अंदर, मिनरल ऑयल। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ और प्रॉपर्टियाँ है, जैसे एक्सीलेंट लुब्रिसिटी मतलब अच्छी लुब्रिकेशन प्रॉपर्टी, हायर डिम्यूसिबिलिटी, मोर ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस, ठीक है, कोरोजन कम हो जाएगा, हाई विस्कोसिटी इंडेक्स, प्रोटेक्शन अगेन रस्ट, गुड सीलिंग कैरेक्टरिस्टिक, इजी डिसिपिएशन ऑफ हीट, इजी क्लीनिंग बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो ये सब क्या है, सालों से इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी अवेलेबल है जिसकी वजह से वो फ्लूइड पावर सिस्टम के अंदर, हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर ज़्यादातर यूज़ हो रहा है। ओके, बाकी जो हमने एडिटिव्स डाले हैं, ठीक है, जिससे उसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव होती है, वो थोड़ा एडिशनल है। तो ये हो गया हमारा आज के लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक फ्लूइड के अंदर हम जो पेट्रोलियम बेस्ड फ्लूइड यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट लेक्चर में इसका जो दूसरा टाइप्स है, दूसरा जो फ्लूइड यूज़ होता है उसके बारे में हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आपको जो चीज़ें बोली गई है इम्पोर्टेंट लग रही है उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी टॉपिक को कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू।